नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा एपीक्यूपी का सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में एपीक्यूपी की बात की थी, तो मैंने जैसे बताया था कि एपीक्यूपी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और केवल इसे हम आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम साथियों बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सो वेलकम टू करियर कॉन्वेंट एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ और सेकंड पार्ट एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ट्रेनिंग के माध्यम से हमें क्या मिलने वाला है? हमें एपीक्यूपी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग का पता चलने वाला है। हमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि एपीक्यूपी फेजेस में यूज होते हैं उनकी हमें नॉलेज मिलने वाली है। हमें इनपुट्स और आउटपुट्स का पता चलने वाला है कि एपीक्यूपी के पांचों फेजेस में क्या इनपुट्स होते हैं और क्या आउटपुट्स मिलते हैं। हमें साथियों ये भी पता चलेगा कि एपीक्यूपी एज ए मैथोलॉजी कैसे इसका यूज होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और साथियों कंटेंट्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी, व्हाट इज एपीक्यूपी, why implement APQP, when to apply APQP, how to apply APQP, and elements of APQP, APQP all 5 phases planning chart, how to develop a product quality plan, examples of product quality plan, APQP CFT, how APQP related to PPAP, how are APQP NPI and DFSS related, examples of APQP NPI and DFSS relationship, and summary। तो हमारी लास्ट वीडियो में साथियों हमने हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी, एपीक्यूपी कहाँ यूज होता है, एपीक्यूपी क्यों यूज होता है, कहाँ इसका एपीक्यूपी का कैसे यूज किया जाता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एपीक्यूपी और एपीक्यूपी 5 फेजेस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें एपीक्यूपी के सारे प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए साथियों, एलिमेंट्स ऑफ एपीक्यूपी की बात करते हैं तो अगर हम ब्रॉड वे में समझें तो एपीक्यूपी बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम का मतलब है कि सीएफटी अप्रोच की बात होती है, प्रोजेक्ट के स्कोप की बात होती है, टीम टू टीम कम्युनिकेशन की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, कस्टमर सप्लायर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात होती है एपीक्यूपी में, साइमल्टेनियस कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग की बात होती है, कंट्रोल प्लान्स की बात होती है और कंसर्न्स रेजोल्यूशंस की बात होती है। एपीक्यूपी जैसे मैंने भी आपको पहले भी आपको बताया था, एपीक्यूपी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें सीएफटी की हेल्प से हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हुए इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हमारा बने। तो ब्रॉड वे में टीम फॉर्मेशन होगा, स्कोप की बात होगी, टीम टू टीम कम्युनिकेशन होगा, इसका मतलब कि डिफरेंट सीएफटी आपस में डिस्कशन करेंगी, ट्रेनिंग की बात होगी। ट्रेनिंग से यहाँ पे हमारा समझना इस तरह से है कि जहाँ पे भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वो स्किल्स अगर सपोज टीम के पास नहीं है तो उसे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। कस्टमर सप्लायर एंड सब कॉन्ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि देखिए हमारा जो प्रोसेस है, हमारे प्रोसेस में कस्टमर का, सप्लायर का और सब कॉन्ट्रैक्टर का काफी रोल होता है। नए प्रोजेक्ट को जब हम डेवलप करते हैं तो सारी एक्सपर्टीज कंपनी के पास नहीं होती है, उसे कस्टमर की भी हेल्प चाहिए होती है, उसे सप्लायर की भी हेल्प चाहिए होती है और सब कॉन्ट्रैक्टर की भी हेल्प चाहिए होती है। तो उन सभी का रोल यहाँ पे एपीक्यूपी में हमारा आ जाता है। इसके अलावा हम साइमल्टेनियस एंड कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम इंजीनियरिंग के साथ साथ इसके फीडबैक्स और इस पे कंट्रोल्स पे भी इसकी बात करेंगे। हम कंट्रोल्स प्लान की बात करेंगे और कंसर्न्स रिजोल्यूशन। दैट मीन्स हमारे इस पूरे प्रोसेस में अगर हमारे कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं तो जो कंसर्न्स होंगे उस पर रिजोल्यूशन पे भी उस पर बात होगी साथियों। और टाइमिंग प्लान और फाइनली चार्ट की बात होगी कि इस प्रोजेक्ट को हमें कैसे प्रॉपर टाइम के साथ और गैनेट चार्ट की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। देखिए एलिमेंट्स ऑफ एपीक्यूपी डिटेल्ड वे, हमने पिछले टॉपिक में हमने एक ब्रॉड वे समझा है कि एपीक्यूपी में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ट्रेनिंग होती है, सीएफटी का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की हेल्प से प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए एपीक्यूपी के पांचों फेजेस में काम होता है। लेकिन अगर हम डिटेल्ड वे में इस प्रोसेस को समझें तो एपीक्यूपी में देखिए क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह माइक्रो लेवल पे एपीक्यूपी में डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले डिजाइन एफएमईए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें डिटेल्ड वे में तो डिजाइन एफएमईए इसका प्राइमरी टूल है जो ये एपीक्यूपी में सबसे पहले यूज होता है साथियों। इसके अलावा डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट जिसे हम डीवीपीआर भी कहते हैं। प्रोटोटाइप बिल्डिंग कंट्रोल प्लान, प्रोटोटाइप बिल्डिंग कंट्रोल प्लान का मतलब है कि जब हम प्रोटो सैंपल डेवलप करते हैं
तो वहां पे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक कंट्रोल प्लान बनाया जाता है उसे ही हम प्रोटोटाइप बिल्डिंग कंट्रोल प्लान कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक पीएफडी का फॉर्मेशन होगा और फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है और किस किस प्रोसेस से होकर फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा। प्रोसेस एफएमए की बात होगी साथियों। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान की यहाँ पे बात होती है। ऑपरेशंस प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस की बात होती है जिसे हम डब्ल्यूआई या वर्क इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान की बात होती है। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिव्यू की बात होती है। फैसिलिटीज टूल एंड गेजेस की बात होती है। प्रोटोटाइप बिल्ड्स की बात होती है। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस की बात हम करेंगे। टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट की बात होगी। मेजरमेंट सिस्टम इवेल्युएशन की बात होगी जिसे हम एमएसए भी कहते हैं। पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस की बात होगी या हम इसे पैकेज स्टैंडर्ड्स भी कह देते हैं। प्रोडक्शन ट्रायल रन पीटीआर की बात होगी। प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी सीपीके की स्टडी या पीपीके की स्टडी यहाँ पे इस प्रोसेस में होती है। प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग होगी यहाँ पे। प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स को 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीपैप के उसे उसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनेगा। और इसके सबसे लास्ट में पीएसडब्ल्यू यानी कि प्रोडक्ट सबमिशन वारंट की बात होती है। साथ ही प्रोडक्ट सबमिशन वारंट एक डॉक्यूमेंट है जिसपे हम साइन ऑफ करके कस्टमर को सबमिट करते हैं और कस्टमर हमें इस पे अपना साइन ऑफ करके हमें कंफर्म करता है कि हमने अपने पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को सबमिट कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट टूल एंड टेक्निक्स का यूज होता है। अब हमें ये समझना है कि डिफरेंट टूल्स जो हैं वो किस स्टेजेस में और कैसे किस किस स्टेप्स में यूज होते हैं। तो इनकी सिक्वेंसिंग इनका इनपुट इनका आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए एपीक्यूपी में क्रॉस फंक्शनल टीम का यूज होता है या सीएफटी बनाई जाती है, सीएफटी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल टीम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फंक्शनल जो टीम्स होती हैं वो डिफरेंट टीम्स हैं। जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में तो लेट से प्रोडक्शन टीम है, मेंटेनेंस टीम है, वीपीडी टीम है या एनपीडी टीम है और क्वालिटी टीम है। तो डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। सपोज मैं बात करता हूँ ये एक एनपीडी टीम है, ये एक आपकी क्वालिटी की टीम है, प्रोडक्शन की टीम है। तो हर टीम की अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज है, हर टीम की अपनी अलग अलग एक कार्य क्षमता है। लेकिन सब अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमें सबके एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एक हम क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन करते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम का फॉर्मेशन होता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन टीम भी है, यहाँ पे क्वालिटी टीम भी है और यहाँ पे मेंटेनेंस और एनपीडी टीम भी है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम की हेल्प से ही एपीक्यूपी को सक्सेसफुली किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सीएफटी कैसे काम करती है एपीक्यूपी में। एपीक्यूपी एपीक्यूपी में क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन एपीक्यूपी इवॉल्व्स एंड चेंजेस एज पर द प्रोसेस प्रोग्रेस। तो सीएफटी टीम जो है एपीक्यूपी में ऐसा नहीं है कि फिक्स होती है, ये चेंज भी होती है, रिवॉल्व होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ फेजेस में हो सकता है कि हमें एनपीडी की रिक्वायरमेंट हो, कुछ फेजेस में हमें डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो, कुछ फेजेस में हमें किसी मेंटेनेंस की डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो एज पर द नीड डिफरेंट फेजेस में इस टीम से कुछ मेंबर्स बाहर भी जाते हैं और कुछ नए मेंबर भी इस टीम में आ सकते हैं। Preliminary details required to begin product quality planning are collected by a CFT prior to project kickoff. So यहाँ पे बताया गया है कि प्रोजेक्ट किक ऑफ से पहले प्रिलिमिनरी डिटेल्स इकट्ठी करनी या क्लब करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था कि नॉलेज बैंक होता है, उस नॉलेज बैंक से ही पुराने प्रोजेक्ट्स का जो नॉलेज बैंक है वहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पुराने प्रोजेक्ट्स में क्या हमारे लेसन लर्न रहे, क्या फेलियर्स रहे। तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है या उस तरह की इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तभी एक हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली किक ऑफ कर सकते हैं। राइट, आइए आगे हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। देखिए सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है कॉन्सेप्ट इनिशिएशन या अप्रूवल। दैट मीन्स यहाँ पे बात होती है एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट का पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट का अप्रूवल होता है।
जो सेकंड स्टेज है किसी भी प्रोजेक्ट की वो होती है प्रोग्राम अप्रूवल। सो प्रोग्राम अप्रूवल का मतलब यहाँ पे यह है साथियों कि हमने एक बार प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम किया और कॉन्सेप्ट कस्टमर के थ्रू अप्रूवल हो गया, तो वो प्रोग्राम हमारा अप्रूव हो गया। इसका मतलब ये भी है कि हमें गो हेड मिल जाता है और हमें इस प्रोजेक्ट पे अब आगे काम करना है। तीसरी जो स्टेज है प्रोटोटाइपिंग की स्टेज है। प्रोटोटाइपिंग स्टेज का मतलब है कि यहाँ पे हम प्रोटोटाइप सैंपल्स डेवलप करते हैं और प्रोटोटाइप सैंपल्स की हेल्प से हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोटोटाइप सैंपल है वो प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है। तो कॉन्सेप्ट में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कॉन्सेप्ट में हम डिजाइन के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और प्रोटोटाइप में एक हम एक्चुअल सैंपल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर और देखते हैं कि उसका कैसे यूज होता है या वो कैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो फिट एंड फंक्शन में काम करता है। चौथी जो स्टेज है वो पायलट स्टेज है। पायलट स्टेज का मतलब साथियों यहाँ पे यह है कि छोटा पायलट रन हम लेते हैं। छोटे पायलट रन का मतलब यहाँ पे है कि हम 2 आवर का प्रोडक्शन रन एक ले सकते हैं यहाँ पे। सो 2 आवर का प्रोडक्शन रन लेके हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल कंडीशन में प्रॉब्लम्स असेंबली लाइंस पे या प्रोडक्शन लाइंस पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी क्या ट्रबल शूटिंग की रिक्वायरमेंट है। और सबसे लास्ट जो फेज है वो होता है साथियों लॉन्च फेज। लॉन्च फेज का मतलब ये है कि आपका पीटीआर, एक प्रोडक्शन ट्रायल रन या पायलट रन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, आपने ट्रबल शूटिंग कर दी है और ट्रबल शूटिंग के बाद फाइनली आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में और अब आपका प्रोडक्ट जो है डिफेक्ट फ्री है। सो ये किसी भी प्रोजेक्ट के पांचों स्टेजेस हैं जो कि हर तरह के प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल है। ये रिस्पेक्टिव ऑफ किसी तरह का प्रोजेक्ट है, स्पेशली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट हमारा इन पांचों फेजेस से कॉन्सेप्ट, इनिशिएशन, अप्रूवल, प्रोग्राम अप्रूवल, प्रोटोटाइपिंग, पायलट और लॉन्च, इन फेजेस से होके हमारा प्रोजेक्ट निकलता है। देखिए अब हम बात करते हैं एपीक्यूपी प्लानिंग चार्ट की। एपीक्यूपी प्लानिंग चार्ट में सबसे पहले स्टेज है कॉन्सेप्ट अप्रूवल, सेकंड है प्रोग्राम अप्रूवल, थर्ड है प्रोटोटाइप, फोर्थ है पायलट और फिफ्थ है लॉन्च। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज में जब एपीक्यूपी काम करता है तो प्लानिंग की बात होती है। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट आपका इनिशिएट हो गया, अप्रूव हो गया, प्रोग्राम अप्रूवल हो गया, तो यहाँ से आपका एपीक्यूपी की प्लानिंग यहाँ से इस फेज से आपकी स्टार्ट हो जाती है। देखिए सेकंड हम इसमें देखते हैं कि प्लानिंग के साथ जो हमारी सेकंड स्टेज है एपीक्यूपी की वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर दी है और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इनिशिएशन अप्रूवल के बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे काम शुरू हो जाता है। प्रोटोटाइप सैंपल यहाँ डेवलप होने के बाद भी इसमें काम चलता रहता है। देखिए थर्ड स्टेज है इसकी एपीक्यूपी की, जो थर्ड फेज होता है वो होता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि हमने प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट कर दिया, अब हम ये देखते हैं कि इस डिजाइन को प्रोसेस, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना सपोर्ट करता है, या ये डिजाइन जो है वो असेंबली लाइंस के हिसाब से या प्रोसेस के हिसाब से डिजाइन भी किया गया है या इसमें कुछ फ्लो है। तो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी होती है वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के साथ साथ शुरू हो जाती है, इसीलिए इसके पैरेलल एक्टिविटी शुरू है। और ये पायलट लॉट तक हम प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी पे काम करते हैं। देखिए अगली जो एक्टिविटी है एपीक्यूपी का जो अगला फेज है वो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। सो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन है कि आपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर दिया, आपने प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर दिया, तो अब इनके वैलिडेशन की बारी आती है। वैलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एज पर द डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान, जिसे हम डीवीपी कहते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट और प्रोसेस का वैलिडेशन होता है, टेस्टिंग्स होती हैं, ड्राइंग्स के हिसाब से प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, उसकी लेआउटिंग होती है और हम देखते हैं कि डिजाइन के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा बना है या नहीं बना है, या फिर प्रोडक्ट जो है हमारा इंटेंडेड यूज के हिसाब से काम करता है या नहीं करता है। सो ये सारी एक्टिविटी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन में होती है और ये एक्टिविटी प्रोटोटाइपिंग के साथ शुरू हो जाती है और लॉन्च स्टेज तक ये एक्टिविटी हमारी एपीक्यूपी की चलती है, जो कि हमारा एपीक्यूपी का चौथा फेज होता है। एपीक्यूपी का जो लास्ट फेज है वो है प्रोडक्शन। प्लानिंग हमने की है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ जो थर्ड फेज है, चौथा फेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन और जो फिफ्थ फेज है प्रोडक्शन। सो लॉन्च के बाद प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। और देखिए फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीक्यूपी के सारे फेजेस में जो फीडबैक्स मिलते हैं उनका असेसमेंट होना बहुत जरूरी है और उस पर टाइमली करेक्टिव एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो अगर हम टाइमली करेक्टिव लेंगे तो एंड ऑफ द डे लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट होगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमने अपने एपीक्यूबी पार्ट 1 में देखा था कि जब हम लास्ट में ट्रबल शूटिंग करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट होती है वो काफी 10 टाइम्स 100 टाइम्स हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्ट हमारा वायबल नहीं होता है। इसलिए फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एपीक्यूपी के हर फेजेस में फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस पे काम करें और ट्रबल शूटिंग प्रोडक्ट में साथ साथ होती रहे। देखिए कंप्लीट टाइमिंग चार्ट है एपीक्यूपी का, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट से लेकर लॉन्च तक बात की है और एपीक्यूपी के डिफरेंट फेजेस में प्लानिंग जो फर्स्ट फेज होता है, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट सेकंड फेज, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट थर्ड फेज, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन फोर्थ फेज एंड प्रोडक्शन फिफ्थ फेज। तो इस तरह से प्रोजेक्ट के पांचों स्टेप्स के अंदर एपीक्यूपी के पांचों फेजेस में काम होता है और फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस ये पैरेलल एक्टिविटीज आती हैं, ये साथ साथ चलती रहती है क्योंकि ये एक्टिविटी साथ साथ होनी है और साथ साथ होने के साथ ही हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और प्रोडक्ट में ट्रबल शूटिंग या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर वर्क करते रहते हैं। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम जो कि पहला स्टेज होता है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो कि सेकंड स्टेज है, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट थर्ड स्टेज, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड वैलिडेशन फोर्थ स्टेज एंड फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन दिस इज द फिफ्थ स्टेज। सो ये पांचों स्टेजेस हमें एपीक्यूपी के 5 फेजेस को दिखाती है। देखिए अब हम शुरू करते हैं फेज 1 से। सो हमने पीछे डिफरेंट जब हमने माइक्रो लेवल पे बात की थी एपीक्यूपी के एलिमेंट्स की तो हमने वहां पे काफी सारे एलिमेंट्स देखे थे जिसमें डीएफएमईए, पीएफएमईए, कंट्रोल प्लान्स, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन वैलिडेशन, काफी सारी चीजें देखी थी। लेकिन उनका एक सीक्वेंस होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं कुछ आउटपुट्स होते हैं और वो इनपुट आउटपुट्स हमारे डिफरेंट फेजेस में काम करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। एपीक्यूपी का जो फेज 1 है वो है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। तो देखते हैं इसमें इनपुट्स क्या होने वाले हैं और इस फेज के आउटपुट हमें क्या मिलने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इनिशिएशन अप्रूवल एंड द प्रोग्राम अप्रूवल। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे अप्रूव हो जाता है एंड प्लान एंड डिफाइन फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस फेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इस फेज का जो पहला फेज है इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन कस्टमर नीड्स। सो हमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है एंड डिफाइन एंड प्लान एक क्वालिटी प्रोग्राम, और एक क्वालिटी प्रोग्राम को डिफाइन करना होता है और उसकी प्लानिंग करनी होती है। तो इस फेज के ये इंपॉर्टेंट या मुख्य 2 ऑब्जेक्टिव हैं, कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना नंबर 1, नंबर 2 क्वालिटी प्रोग्राम को डिफाइन करना और उसे प्लान करना। साथ ही उसमें देखते हैं इनपुट्स हमारे क्या होने वाले हैं। फेज 1 के लिए जो हमारे इनपुट्स होते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर के फीडबैक्स चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, तो वो सारे फीडबैक्स या कस्टमर के इनपुट्स हमारे वॉइस ऑफ कस्टमर कहलाते हैं। दूसरा जो इनपुट होता है वो होता है मार्केट रिसर्च। तो ये बेसिकली मार्केट रिसर्च क्या है? ये वॉइस ऑफ कस्टमर का ही तरीका है। वॉइस ऑफ कस्टमर को कैप्चर करने के डिफरेंट तरीके हैं जिसमें मार्केट रिसर्च पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका है हिस्टोरिकल वारंटी एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जिसे हम पास्ट ट्रबल डेटाबेस भी कह देते हैं, या हम इसे डेटा बैंक जो हमने पिछली वीडियो में देखा था ये उस डेटा बैंक की बात हो रही है। तो हम पास्ट ट्रबल डेटाबेस से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में और इस प्रोडक्ट में वारंटी फेलियर क्या रहे थे और क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल सकती है सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट में। थर्ड जो हमारा यहाँ पे इनपुट होता है वो होता है टीम एक्सपीरियंस, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टीम का क्या एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इस प्रोडक्ट को कैसे डिप्लॉय करना है, कब इसका टाइमिंग प्लान है और बिजनेस प्लान के हिसाब से कब इसका डिप्लॉयमेंट करना है, कब तक ये प्रोजेक्ट हमें डिलीवर करना है। अगला जो स्टेज है साथियों, अगली जो इसमें पॉइंट आता है वो है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्रोसेस बेंचमार्क डेटा, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडी, कस्टमर इनपुट्स। सो ये सारी इनपुट्स हैं जो कि इस फेज में हमारे काम आते हैं, जिसमें प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बेंचमार्क डेटा की बात भी होती है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडी की बात भी होती है, कस्टमर इनपुट्स की बात भी हो रही है। तो ये सारे इनपुट्स यहाँ पे हमें प्लान एंड डिफाइन फेज में मिलेंगे। अब देखते हैं साथ ही आउटपुट क्या होने वाले हैं। इस फेज के जो आउटपुट होते हैं डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स। सो यहाँ पे हमें जो चीजें मिलती हैं इस फेज का जो आउटपुट होता है वो होता है डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे डिजाइन के क्या गोल होने वाले हैं। इट मीन्स हमें इस डिजाइन से
इस प्रोडक्ट के डिजाइन से हमें क्या ऑब्जेक्टिव हमें मिलना चाहिए या क्या ऑब्जेक्टिव हमारा इस डिजाइन से है। प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि जो प्रीलिमिनरी इनिशियली जो हम बॉम्ब की बात करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, या हम सिंपल भाषा में समझें कि इस प्रोजेक्ट में या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होने वाले हैं, तो वो बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। एंड प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट की बात होती है कि ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा किस किस प्रोसेस के थ्रू होके बनता है, उस चीज पे भी हमारी बात होगी। तो ये आउटपुट है। और जो चौथा आउटपुट है, प्रीलिमिनरी लिस्टिंग ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक। तो हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि प्रोडक्ट और प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाले हैं, क्या CTQ होने वाले हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है, क्रिटिकल टू प्रोडक्शन क्या है, क्रिटिकल टू असेंबली क्या है। तो वो सारे आउटपुट हमें यहाँ पे मिलते हैं। और सबसे लास्ट में जो इसका आउटपुट है इस फेज का, वो है प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान मैनेजमेंट सपोर्ट। तो देखिए, ये जब सारा हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये मालूम भी चलता है कई बार कि हो सकता है कि हमारे पास हम रिसोर्स ना हो और हमें किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें किसी स्पेशल मशीन की रिक्वायरमेंट है, या हमें किसी स्पेशल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे APQP के माध्यम से, APQP की हेल्प से हम ये भी पता करते हैं कि हमें कहाँ पे मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। APQP का जो सेकंड फेज होता है साथियों, वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनपुट और क्या आउटपुट हमें मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो सेकंड फेज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप डिजाइन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। डिजाइन के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है। रिव्यू इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। सो इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका रिव्यू है। एंड एसेस पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स दैट कुड अकर। और पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स जो कि प्रोसेस में हो सकती हैं, उन पे यहाँ पे बात होती है। हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, इनपुट है द आउटपुट ऑफ फेज 1। सो जो पहला फेज था उसके आउटपुट हैं वो इस प्रोसेस के लिए या APQP के सेकंड फेज के लिए इनपुट बन जाते हैं। अब उन इनपुट की हेल्प से हमें जो आउटपुट मिलने वाले हैं वो देखिए हमें क्या मिलता है। डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। सो हम DFMA की बात करते हैं। सो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, टीम्स जो CFT टीम्स होंगी वो DFMA यानी कि डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस पे काम करेंगी। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली डिजाइन वेरिफिकेशन। सो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो डिजाइन है, जो प्रोडक्ट का डिजाइन है, वो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली को कैसे सपोर्ट करता है, या मैन्युफैक्चरिंग असेंबली किस तरह से वो डिजाइन पे वर्कआउट करती है। तो यहाँ पे भी ये चीज निकल के आएगी। डिजाइन रिव्यू, डिजाइन का रिव्यू इस स्टेज में होता है। प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान, इस स्टेज में प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान की भी बात होती है। इसका मतलब यह है कि जो हम प्रोटोटाइपिंग सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो हम प्रोटोटाइप प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका एक कंट्रोल प्लान, उसमें क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या स्टैब्लिश होने हैं, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, वो भी यहाँ पे बात हमारी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की यहाँ पे बात होती है। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस की बात होती है। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि हमें यहाँ पे इस फेज में हमें ये पता चलता है कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल है, हमारे कौन कौन से यहाँ पे RMs हमारे यहाँ पे यूज होने वाले रॉ मटेरियल हो सकता है। उसमें स्टील्स है, प्लास्टिक है, डिफरेंट तरह के स्टील्स है, EN9 है, EN19 है, EN8 है। या हम प्लास्टिक की बात करते हैं, PP है, या हमारा ग्लास फील्ड, नायलॉन ग्लास फील्ड है। तो इस तरह की यहाँ पे बात होती है कि उस प्रोडक्ट में कौन सा RM रॉ मटेरियल यूज होने वाला है। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस की बात करते हैं कि ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चेंज होंगे असेंबली के हिसाब से। अगर कुछ चेंज होना है, कुछ ECN आना है, तो उस पर भी यहाँ पे बात होगी। न्यू इक्विपमेंट टूलिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट पे बात होती है। क्योंकि हमने प्रोसेस को स्टडी किया है, तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि हमें अगर किसी नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है या हमें किसी नए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम यहाँ पे मैनेजमेंट से मांग सकते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस करेक्टरिस्टिक। सो हम यहाँ पे CTQ की बात होती है बेसिकली, कि हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोडक्ट या प्रोसेस में स्पेशल CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू असेंबली, क्रिटिकल टू प्रोडक्शन, क्या पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं। टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। सो टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट टीम्स, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, मे बी कुछ और टीम्स, NPD, VPD, सो वो टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट उस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि हमने इस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया है, हमने ये देख लिया है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमारे लिए फिजिबल है और हमें
कुछ अगर मैनेजमेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे टीम्स मैनेजमेंट को अपफ्रंट बताती है। देखिए जो लास्ट स्लाइड थी उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था इंजीनियरिंग डिजाइन। सो एक बार जब इंजीनियरिंग डिजाइन के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग को दी जाती है, तो यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उस ड्राइंग के हिसाब से अपनी क्वालिटी की प्लानिंग करे। सो क्वालिटी प्लानिंग बेसिकली क्या है? क्वालिटी प्लानिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसे कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसे कुछ न्यू इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसकी तैयारी करे, या अगर उसे कुछ स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी तैयारी करे। हम कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट के बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 क्वालिटी प्लानिंग, नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल, number 3 quality assurance, and number 4 quality improvement. So these are the 4 component of quality management. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह यहाँ हम क्वालिटी प्लानिंग की बात करते हैं, किस तरह क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किस तरह क्वालिटी एश्योरेंस और किस तरह क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। देखिए क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग, जब हम क्वालिटी की कैपेबिलिटी की प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग का, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिस पे क्वालिटी को असेसमेंट करना होता है। यानी कि क्वालिटी डिपार्टमेंट को असेसमेंट करना है कि उनकी कैपेबिलिटी उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए जो इनपुट होगा वो होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, और क्वालिटी डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी होगी यहाँ पे वो क्या होने वाली है? बैलूनिंग ऑफ ड्राइंग इंक्लूडिंग नोट्स। सो क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसमें सबसे पहले ड्राइंग की बैलूनिंग करेगा, स्टडी ऑफ कंप्लीट ड्राइंग फॉर क्यूए कैपेबिलिटी स्टडी, कंप्लीट ड्राइंग को स्टडी करेगा। क्यूए कैपेबिलिटी इंक्लूड्स, और ड्राइंग की स्टडी करके वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसे अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो कैपेबिलिटी में क्या क्या आता है? देखिए, डायमेंशंस व्हिच आर नॉट मेजरेबल विद एग्जिस्टिंग रिसोर्स एज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, measuring equipment and inspection jig and fixtures, know-how of specific inspection method, know-how of international standards as ASTM, GIS, etc. GD&T, रिक्वायरमेंट ऑफ GD&T, अंडरस्टैंडिंग ऑफ GD&T, ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि क्वालिटी की कैपेबिलिटी में आती हैं। उसे देखना होगा कि उसके पास स्किल्ड मैन पावर है या नहीं है, उसे देखना होगा कि उसके पास कैपेबल मेजरिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है नहीं है, अगर किसी जिग फिक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उनको देखना पड़ेगा। नो हाउ ऑफ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मेथड, अगर ड्राइंग में किसी स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मेथड की बात की है तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास उसकी नो हाउ है या नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अगर ड्राइंग में किसी स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे हम ASTM की बात करते हैं या GIS की बात करते हैं तो उसकी नो हाउ उन्हें होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो देखेंगे कि अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना होगा। GD&T की बात करते हैं, ड्राइंग में स्पेसिफिक GD&T सिंबल्स होते हैं तो क्वालिटी डिपार्टमेंट को देखना होगा कि जो GD&T सिंबल्स हैं वो प्रॉपरली मार्क हैं, या अगर किसी GD&T सिंबल्स में उनको कोई डाउट होता है तो उन्हें वहां पे ये अपना पॉइंट रेज करना पड़ेगा और इंजीनियरिंग के साथ डिस्कस करना होगा। एवरेज एंड बॉटलनेक टाइम फॉर कंप्लीट लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद मिनिमम 5 सैंपल्स, तो यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि मिनिमम 5 सैंपल्स को कंसिडर करते हुए उसका जो एवरेज और बॉटलनेक टाइम जो आने वाला इंस्पेक्शन का वो क्या आने वाला है, क्योंकि इसी के हिसाब से उसे अपनी मैन पावर को अपने टाइम को प्लान करना होगा। मेजरमेंट कोरिलेशन प्लानिंग विद सप्लायर, यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट को सप्लायर के साथ मेजरमेंट कोरिलेशन एक्टिविटी पे भी काम करना होगा साथियों, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे सप्लायर से आते हैं। सप्लायर अगर कुछ और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, हम अगर किसी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो मेजरमेंट कोरिलेशन रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमें सप्लायर के साथ मेजरमेंट कोरिलेशन को करना होता है। देखिए क्यूए कैपेबिलिटी की प्लानिंग की बात करते हैं तो जो लास्ट हमने पीछे डिस्कस किया, तो उन्हीं प्लानिंग को लेते हुए या उन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए क्यूए का यहाँ पे आउटपुट जो होने वाला है, क्यूए अपनी एडवांस एग्रीमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल और स्किल्ड मैन पावर के लिए क्वालिटी प्लान करेगा। मेजरमेंट इक्विपमेंट एंड इंस्पेक्शन जो फिक्चर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मेथड, अगर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मेथड की रिक्वायरमेंट है तो उसे क्वालिटी डिपार्टमेंट समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ASTM GIS अगर यहाँ पे उसे इसकी रिक्वायरमेंट है, इन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उसे समझना है, तो वो यहाँ पे इनको रीड करेगा, समझेगा और GT&T की स्टडी करेगा, पॉइंट ऑफ मेजरमेंट की स्टडी करेगा। ऐसा तो नहीं कि GT&T सिंबल्स के हिसाब से अगर उसे कुछ कंफ्यूजन है ड्राइंग के ऊपर, तो उसे फिर अपफ्रंट डिजाइन के साथ इस चीज को डिस्कस करना होगा। और 5 सैंपल्स के बेस पे, मिनिमम 5 सैंपल्स लेआउट के बेस पे उसे प्लान करना होगा कि उसका इंस्पेक्शन टाइम कितना लगने वाला है, और उस इंस्पेक्शन टाइम को फुलफिल करने के लिए अगर उसे कुछ एडिशनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। सप्लायर के साथ कोरिलेशन प्लानिंग विद सप्लायर, सप्लायर को बुला के या सप्लायर के यहाँ जाके उसे कोरिलेशन पे बात करनी होगी, उसे कंफर्म करना होगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम अपने यहाँ करेंगे, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का, वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज सप्लायर भी करे। और अगर सप्लायर उस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता है तो एटलीस्ट एक कोरिलेशन निकल के आए कि सप्लायर के इंस्ट्रूमेंट में हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क है। अगर फर्क है तो वो हम उस फर्क को अपने इंस्पेक्शन में कंसिडर करेंगे। देखिए, जो थर्ड फेज होता है इसका, वो है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंश्योर प्रोसेस कैपेबिलिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि नाम से ही मालूम है, यहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस को डिजाइन और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा होना चाहिए, और प्रोसेस की कैपेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए कि वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो हमारे यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो हमारे जो पिछला फेज था, यानी कि हमारा फेज जो हमारा 2 था, उसके जो आउटपुट होंगे वो हमारे फेज 3 के लिए वो इनपुट बन जाएंगे। साथियों, इस फेज 3 का आउटपुट क्या मिलने वाला है? देखिए, इसके जो आउटपुट है इस फेज 3 वो होते हैं पैकेज स्टैंडर्ड। हमें पैकेज स्टैंडर्ड कंफर्म करना होता है, मिलेगा यहाँ पे, इस पे हम बात करेंगे। प्रोसेस फ्लो चार्ट पे बात होगी, यहाँ पे फ्लोर प्लान लेआउट पे बात होगी। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस पे बात होगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो पोटेंशियल हमारे जो फेलियर हैं हमारे होने वाले प्रोसेस में, तो वो सारे हमें आइडेंटिफाई करने होंगे और उस पर वर्कआउट करना होगा। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, हमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान पे काम करना होगा। प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस एंड शीट्स, हमें WI पे काम करना होगा, वर्क इंस्ट्रक्शंस पे काम करना होगा। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान, यहाँ पे हमें MSA डिजाइन करना होगा कि MSA हमें मेजरमेंट सिस्टम हमारा किस तरह काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर MSA का यूज नहीं करते हैं तो हम गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, नंबर 1, या हमें अनस्किल्ड मैन पावर हो, या फिर हमारे मेजरमेंट सिस्टम में कुछ इश्यूज हो, कुछ वेरिएशन हो, तो उस सारे तरह के सारे वेरिएशन हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में स्टडी करेंगे। प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी यहाँ पे प्लान होगी। हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमारी जो CPK की रिक्वायरमेंट है, या हम बात करें अगर हम NPT की बात करते हैं तो NPT में PPK की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें यहाँ पे प्लान करनी होगी। पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन पे बात होगी। सो ये सारे हमारे जो आउटपुट मिलने वाले हैं ये हमारे प्रोसेस 3 के फेज 3 के हमारे आउटपुट होंगे। अब हम बात करते हैं साथियों फेज 4 पे। फेज 4 जो है हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन की बात करता है। हमने पीछे डिजाइन पे काम किया, हमने यहाँ पे प्रोसेस पे काम किया, अब यहाँ पे होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। सो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के देखते हैं हम क्या इनपुट होने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड क्या इसके आउटपुट्स होने वाले हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो फेज 4 के जो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है वैलिडेट द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। वैलिडेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी यहाँ पे वैलिडेट करना है। वैलिडेट द कंट्रोल प्लान, हमें कंट्रोल प्लान को भी वैलिडेट करके देखना है, ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पे। और इंश्योर प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, हमें ये इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट हमारा मिलने वाला है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करे। आइडेंटिफाई कंसर्न्स, और हमें ये भी देखना है कि हमारे कुछ अगर कंसर्न्स होते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करें और उन पर एक्शंस लें। देखते हैं हमारे यहाँ पे इनपुट्स क्या होने वाले हैं। आउटपुट ऑफ फेज 3, सो हमारे फेज 3 के जो हमारे आउटपुट्स थे वो हमारे फेज 4 के लिए इनपुट्स बन जाएंगे। और हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेंगे? प्रोडक्शन ट्रायल रन, यहाँ पे हमें एक PTR हम जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, या प्रोडक्शन ट्रायल रन, जिसमें हम मिनिमम 2 आवर्स की बात करते हैं, एक प्रोडक्शन ट्रायल रन इसका आउटपुट है। मेजरमेंट सिस्टम इवेल्युएशन, हमें MSA करके देखना है यहाँ पे। प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, हमें यहाँ पे प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी कि हमें PP के स्टडी यहाँ पे करनी है। प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल,
हमें यहाँ पे पीपैप को कंफर्म करना है। पीपैप का जो डिफॉल्ट लेवल होता है साथियों लेवल 3 है, तो हमें पीपैप के लेवल 3 के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना है। प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्टिंग इंक्लूडिंग वैलिडेशन ऑफ असेंबली फिक्चर्स, हमें यहाँ पे प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग को कंफर्म करना है और ये भी देखना है कि असेंबली फिक्चर्स में अगर किसी तरह की वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें यहाँ पे देखनी होगी। पैकेजिंग वैल्यूएशन, सो पैकिंग को इवेल्युएट करना है, पैकिंग पे देखना है कि पैकिंग हमारी प्रॉपर्ली जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करती है या नहीं करती है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ हमें यहाँ पे करना है। क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ का मतलब है कि हमें यहाँ पे जो कंट्रोल प्लान हमारा बना है तो कंट्रोल प्लान को हमें साइन ऑफ करना है डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, और ये देखना है कि जो भी हम कंट्रोल्स यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं वो कंट्रोल प्रॉपर्ली यहाँ पे लगने चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट है हमारा वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हमारा बने। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी पे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है, जिसे हम क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग में जो अगला स्टेज आता है वो आता है टॉलरेंस स्टेकअप स्टडी। सो पीछे हमने देखा कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जो अपने रिसोर्स पे काम करता है, क्वालिटी कैपेबिलिटी प्लानिंग का जो पहले वाला फेज था उसमें वो अपने स्किल्ड मैन पावर पे, रिसोर्स पे, मेजरमेंट कैपेबिलिटी पे और टाइमिंग पे इस पे काम करता है। अब यहाँ पे जो क्यूए कैपेबिलिटी की प्लानिंग है उसमें टॉलरेंस स्टैकअप स्टडी पे बात आती है। सो टॉलरेंस स्टैकअप बेसिकली क्या है? डिजाइन टॉलरेंस स्टैकअप स्टडी है जिसमें लोअर एंड हायर टॉलरेंसेस के पार्ट को बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि लोअर एंड हायर टॉलरेंसेस के पार्ट जो हैं उनमें भी प्रोडक्ट रोबस्ट तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे इनपुट्स देखिए क्या होने वाले हैं। इस टॉलरेंस स्टैकअप स्टडी में हमारे जो इनपुट्स होने वाले हैं वो पहला इनपुट है मैन पावर या अप्रेजर, दूसरा इनपुट है मेजरमेंट सिस्टम। सो हमारे जो मेजरमेंट सिस्टम्स में हम बात करते हैं, हमारे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है या हमारे गेजेस हैं, तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पार्ट कंपोनेंट फॉर इंस्पेक्शन, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। 5 पार्ट ईच फॉर हायर एंड लोअर टॉलरेंस, इसका मतलब ये है कि हमें डिजाइन स्टैकअप करने के लिए या हमें टॉलरेंस स्टैकअप करने के लिए 5 पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हायर एंड लोअर टॉलरेंस जोन में होंगे। तो इन पार्ट्स को लेके हम यहाँ पे स्टैकअप करेंगे, डिजाइन स्टैकअप करेंगे और हमें यहाँ से क्या आउटपुट मिलने वाला है। हमें यहाँ से साथियों जो आउटपुट मिलने वाला है, वैलिडेशन टू बी परफॉर्म फ्रॉम असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमें यहाँ पे देखना है कि हायर एंड लोअर टॉलरेंस के जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मैटिंग पार्ट्स हैं, तो वो असेंबली पॉइंट ऑफ से प्रॉपर वर्कआउट करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हायर एंड लोअर टॉलरेंस में भी प्रोडक्ट अपना रोबस्ट तरीके से वर्कआउट करे और उसमें फेलियर नहीं होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लोअर, अगर आपका एक पार्ट आपका हायर टॉलरेंस में, एक पार्ट आपका लोअर टॉलरेंस में, वो फेल हो रहा है तो वो लेटर स्टेज पे वो हमारे लिए काफी दिक्कत करने वाला है। तो यहाँ पे डिजाइन टॉलरेंस स्टैकअप स्टडी में हम उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे और अगर हमें लगता है कि इस तरह के कुछ हमारे इश्यूज निकल रहे हैं तो उस पर वर्कआउट करेंगे। देखिए डिजाइन कैपेबिलिटी में जो अगला पॉइंट आता है वो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का। सो एमएसए जिसे हम कहते हैं, और एमएसए की रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो छोटे से छोटे वेरिएशंस को अच्छे से कैप्चर कर सके। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है। और जो रिक्वायरमेंट है हमारा गेज आर एंड आर हमारा ठीक होना चाहिए और पी बाई वी रेशियो भी हमारा ओके यहाँ पे होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे इनपुट्स क्या है। अप्रेजर हमारे इनपुट्स हैं यहाँ पे, अगेन मेजरमेंट सिस्टम हमारा अप्रेजर है और पार्ट कंपोनेंट फॉर इंस्पेक्शन ये हमारे यहाँ पे इनपुट्स हैं इस एमएससी स्टडी के लिए। और आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमम इंस्पेक्शन एरर ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम। सो हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे ये है, या हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि एमएससी को हम इस तरह करें, इस तरह से एमएससी प्रिपरेशन करें कि यहाँ पे हमें इंस्पेक्शन एरर मिनिमम मिले। क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग का जो अगला पार्ट है वो है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हम जानते हैं साथियों, एनपीटी में हम पीपीके की बात करते हैं। जब पीपीके की बात करेंगे तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस हमारा वो ऐसा शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। शिफ्ट का मतलब है कि वो लोअर टॉलरेंस में या हाई टॉलरेंस में या स्क्यूड हिस्टोग्राम इस तरह से तो नहीं बनता है। तो ये सब चीजें हमें कंफर्म करने के लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रोसेस कैपेबिलिटी में हम लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी स्टडी जिसे हम पीपीके कहते हैं वो हम यहाँ पे एनपीटी फेज में चेक करेंगे कि हमारी क्या हमारी कैपेबिलिटी आ रही है। तो हमारे इस स्टेज में हमारे इनपुट्स क्या होने वाले हैं, 30 पार्ट्स फॉर सीटीक्यू इंस्पेक्शन। तो हमें मिनिमम यहाँ पे सीटीक्यू इंस्पेक्शन
के लिए 30 पार्ट की रिक्वायरमेंट है, और आउटपुट हमारा क्या होने वाला है, आउटपुट है हमारा पीपी के स्टडी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसेस शिफ्टिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हम पीपी के स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म में जो प्रोसेस है वो कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पीपी के स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोसेस की शिफ्टिंग किस तरफ है, तो हम यहाँ पे डिजाइनर को भी सजेशन दे सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म में अगर इधर शिफ्ट करता है तो यहाँ पे कुछ हमें अगर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है डिजाइन में तो हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी मीट करे और प्रोडक्ट हमारा फेल भी ना हो। क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग का जो अगला पॉइंट आता है साथियों वो है सेफ लॉन्च। सेफ लॉन्च का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेफली लॉन्च हो। तो सेफ लॉन्च में बेसिकली क्या करते हैं, सेफ लॉन्च में हम 100% पार्ट को कंफर्म करते हैं अगेंस्ट ड्राइंग और डीवीपी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनपुट हमारे क्या होने वाले हैं यहाँ पे, सेफ लॉन्च चैट शीट विद रिस्पेक्ट टू ऑल असेंबली स्टेशंस, ये हमारे यहाँ पे इनपुट है इस कैपेबिलिटी प्लानिंग का। और हमारे यहाँ पे जो आउटपुट है वो है 100% कंप्लायंस प्रोडक्ट पार्ट आफ्टर कंप्लीट असेंबली। सो कंप्लीट असेंबली के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैलिडेशन की सारी स्टेजेस को फुलफिल करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे कोई डिजाइन स्टेज में के बाद हमारे असेंबली स्टेज में कुछ फेलियर होता है तो यहाँ पे अपफ्रंट हमें बताना पड़ता है कि हमारे असेंबली में जो डिजाइन है वो असेंबली को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन दैट केस हम डिजाइनर के साथ मिलके अपने प्रोडक्ट पे दोबारा काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे डिजाइन हमारे असेंबली के हिसाब से वर्कआउट करे। क्यूए कैपेबिलिटी प्लानिंग का जो अगला पार्ट होता है वो है प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस एंड क्वालिटी प्लान और कंट्रोल प्लान। सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इफेक्टिव पीएफएमए करना और कंट्रोल प्लान बनाना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनपुट हमारे क्या है, सेफ लॉन्च ऑब्जर्वेशन। जो सेफ लॉन्च हमने लास्ट में किया, जो लास्ट स्लाइड में हमने सेफ लॉन्च की बात की, वहाँ के जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पीएफएमए और क्वालिटी कंट्रोल प्लान के लिए इनपुट्स बन जाएंगे। और पीएफएमए टू बी अपडेटेड ड्यू कंसिडरेशन ऑफ सेफ लॉन्च। देखिए पीएफएमए तो पहले बन चुका था, लेकिन हमने क्या किया, हमने सेफ लॉन्च किया। और मे भी ऐसा हो सकता है कि सेफ लॉन्च में कुछ इस तरह की नई चीजें निकल के आए जो कि हमारे शुरू के पीएफए में कवर नहीं थी या हमने फोर्सिंग नहीं किया था। तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पीएफए में दोबारा आएंगी, हमारा पीएफए में अपडेट होगा और उस अपडेट के हिसाब से हम उसमें सीवियरिटी और अदर रैंकिंग को डालेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी पीएफएमए को मीट करना चाहिए और सारे जो फेलियर मोड्स हैं वहाँ पे कैप्चर होना चाहिए और उस पर एक्शंस होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे हम कंट्रोल प्लान को भी अपने इफेक्टिवली डिप्लॉय करेंगे और कंट्रोल प्लान को पीएफएमए की के अपडेशन के हिसाब से इसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस करेंगे। देखिए जो लास्ट फेज आता है एपीक्यूपी का वो होता है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। सो फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शंस ये एक कॉन्करेंट एक्टिविटी है। कॉन्करेंट एक्टिविटी का मतलब है कि ये एक्टिविटी हमारे साथ साथ चलती है, हर फेजेस में हमें फीडबैक मिलते हैं, हमें असेसमेंट करना होता है और हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो है इवेलुएट ऑल वेरिएशन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट डेटा, evaluate effectiveness of product quality planning and use control plan and corrective actions। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर स्टेज में ये एक्टिविटी हमारी होगी और वहाँ पे हम अपने जो डेटाज हैं, अपने जो क्वालिटी प्लान है उसको रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से कंट्रोल प्लान और करेक्टिव एक्शंस में अगर कुछ चेंजेस होने हैं तो उस पर वर्कआउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे इनपुट क्या होने वाले हैं, फेज 4 के जो आउटपुट थे वो हमारे यहाँ पे इनपुट्स हो जाएंगे और इस फेज 5 के जो आउटपुट होंगे वो होंगे रिड्यूस वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन को हमें रिड्यूस करना है, चाहे वो रिलेटेड टू असेंबली है चाहे रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, वो हम यहाँ पे कम करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट ऑफ एपीक्यूपी। डिलीवरी एंड सर्विस पे हम बात करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं साथियों कि हमने आज एपीक्यूपी के सारे फेजेस स्टडी किया। फेज 1 2 3 4 5, फेज 1 के क्या इनपुट्स थे, फेज 2 के क्या आउटपुट हैं, फेज 3 में क्या इनपुट मिलते हैं, फेज 4 में क्या आउटपुट होते हैं। तो हमने इस तरह सारे फेजेस को स्टडी किया और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने यहाँ पे क्वालिटी कैपेबिलिटी प्लानिंग की बात की। देखिए एपीक्यूपी तो सब जगह आपको बताया जाएगा लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्वालिटी कैपेबिलिटी प्लानिंग कैसे करनी है। और होता यही है इंडस्ट्री में कि जब हम एपीक्यूपी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी प्लानिंग को भूल जाते हैं या क्यूए कैपेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूए कैपेबिलिटी भी एपीक्यूपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और उसके पैरेलल में उसे करना चाहिए और उस पर जो भी उसमें कुछ अगर चीजें निकलती हैं तो उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए।
तो साथियों, आज की वीडियो में यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। मेरी यही उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट आते हैं तो उस पर मैं आपको आंसर करता हूँ, और फर्दर किस टॉपिक पे आप आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे वो टॉपिक भी आप हमें यहाँ पे लिखिए। थैंक यू।